हमारे बीच में आज है डॉक्टर्स का पैनल। संपूर्ण स्वास्थ्य क्या होता है, जिसमें ये चारों चीजें हमारी इन्वॉल्व होती हैं। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, हमारा मानसिक स्वास्थ्य, हमारा सामाजिक यानी हमारे रिलेशंस जहाँ आते हैं वो स्वास्थ्य, और हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ, जहाँ हम सोचते हैं हम ध्यानी तो सही हैं, हमारी ग्रोथ तो सही हो रही है। बहुत सारे ऐसे सवाल कहीं ना कहीं हमारे मन में आते हैं। तो मैं पहले अपने पैनल में डॉक्टर्स को आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। डॉक्टर जीके सर, जो एक MBBS डॉक्टर हैं, जो 20 साल से ध्यान में जुड़े हैं और स्पिरिचुअली कैसे हेल्थ को आगे बढ़ाना चाहिए उस पर अपने पूरा लाइफ कंट्रीब्यूट किया है। इन्होंने एक फाउंडेशन बनाई है, स्पिरिचुअल टैबलेट रिसर्च फाउंडेशन, जहाँ पे हर समय एक रिसर्च होती है कैसे हम अपने आप को स्पिरिचुअली हील कर सकते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन सर, जो एक नेचुरोपैथी डॉक्टर हैं, 16 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को हेल्प करी है ध्यान और नेचुरोपैथी यानी कि शाकाहार में कैसे और अच्छे से अपने आप को फूड के द्वारा हम अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। डॉक्टर एस रंजन सर, जो एक MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने ऑल्टरनेट थेरेपी को अपनाते हुए, लाइफस्टाइल को अपनाते हुए लोगों को हेल्प कर रहे हैं। इतने साल से PSSM से जुड़ते हुए उन्होंने बहुत सारे लोगों को हेल्प करी है कि एक मेडिसिनल डॉक्टर समझ सकता है कि कैसे हम ऑल्टरनेट थेरेपीज के थ्रू भी अपने आप को हील कर सकते हैं। और डॉक्टर खुशहाली मैम, जो एक MD होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, जो 15 ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप सबका मैं वेलकम करना चाहूँगी। थैंक यू टू बीइंग विद अस। तो हम मास्टर्स, आज सबसे पहला सवाल जो मैंने कहा कि हम सबके मन में होता है, वही सवाल आज मैं अपने डॉक्टर से पूछना चाहूँगी कि हम बीमार क्यों होते हैं, क्यों ऐसा होता है। ठीक है सर, मैं चाहूँगी आप इसका जवाब सबसे पहले दें। बीमारी जो है केवल 3 कारण से होती है। सबसे पहले जो हम लोग ये 5 इंद्रियों से जो खा रही है, खाना मतलब केवल भोजन नहीं, और इंद्रियों से जो हम लोग अंदर ले रही है उनको हम लोग आहार बोलता है, वो आहार से। और इसके बाद विचार, थॉट्स जो हैं वो हमेशा मिरेकलस और पॉजिटिव होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए और थॉट्स के वजह से। और इसके बाद रिलेशनशिप्स, जीवन में हम लोग हमारे साथ मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, सबको भी हमारा साथ है। वो एनवायरनमेंट के साथ जुड़े होके हम लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं। सो ये तीनों तरीके में अनवांटेड, अनसाइंटिफिक एंड इरेग्युलर ईटिंग हैबिट्स, फूड हैबिट्स, thinking habits and relationships. So these are the 3 simple easy reasons to understand any illness. थैंक यू सर। डॉक्टर खुशहाली मैम, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते। जैसे कि जीके सर ने बोला, बहुत एब्सोल्युटली राइट। तो हम इन जगहों पर हर्ट कैसे होते हैं? अगर रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप में हमें गुस्सा आया, डर लगा, गिल्ट आया, या फिर हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, हमें कहीं ना कहीं लैक है, लव की कमी है, फियर बेस्ड है, तो ये सारे जो बैकग्राउंड इमोशंस है, क्योंकि ये सब हमारा जो रिलेशनशिप अच्छा नहीं होना, वो सोसाइटी के साथ हो या कहीं और भी जगह पे हो, तो ये सारे ये इमोशंस को क्रिएट करता है। और यही इमोशंस हमारे अंदर के जो विचार है, विचारों को बदलते हैं। यही विचार हमारे अंदर जो हार्मनी चल रही थी हर एक ऑर्गन, हर एक सेल में, वो हार्मनी को, वो एनर्जी को डिस्टर्ब कर देते हैं। वही डिस्टर्ब एनर्जी, वही हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होना, हम डिप्रेशन में जाना, या जो भी ये चला, उसके कारण फिर धीरे धीरे करके ये शरीर बीमार होना शुरू होता है। पहले बीमारी कहाँ पे आती है? डायनामिक लेवल पे। फिर ये बीमारी आती है हमारे इस डेंस शरीर में। तो ये चलता रहता है और हम बीमार होते हैं। थैंक यू मैम। डॉक्टर एस रंजन सर। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हमारी मेडिकल अंडरस्टैंडिंग जो है वो वेस्टर्न से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है।
जो भारत का ट्रेडिशनल विजडम है, उपनिषद का ज्ञान, जिसमें पंचकोश बताए जाते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। जब तक हम इन कोशों को नहीं समझेंगे और उन पर काम नहीं करेंगे तो हमें फूड भी चाहिए, हमें एनर्जी पे भी काम करना है, हमें माइंड पे भी काम करना है, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ उसकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी है। इन सभी लेवल पे गड़बड़ी होने से भी बीमारियां आती हैं। किसी भी एक लेवल पे गड़बड़ी हो तो बीमारी आएगी और एक गड़बड़ी दूसरे लेवल पे डिस्टर्ब करती है। तो अगर हमारा पर्पस ऑफ लाइफ हमें पता होगा तो हमारा मन ठीक रहेगा, पॉजिटिव माइंड होगा तो हमारी चक्रास, हमारी एनर्जी, नाड़ियाँ ठीक रहेंगी, और एनर्जी ठीक रहेगी तो बॉडी ठीक रहेगा। तो इन पांचों कोशों को समझने और उसको ठीक करने की जरूरत है। थैंक यू सर। सरीन सर। माय डियर फ्रेंड्स, देखने में तो यही आता है कि कहीं ना कहीं पे हमारे भोजन में सबसे पहले हम लोगों को मालूम नहीं है कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, और हम लोगों को किसी ने आज तक बताया भी नहीं कि उन पंच तत्वों का विज्ञान हमें कौन से भोजन को किस समय लेने का सबसे ज़्यादा फायदे कारक बताता है। तो कहीं हम भूल करते हैं खाने में सबसे पहले, और शरीर के अंदर में जो संचित मल होते हैं, दूषित होने लगता है शरीर, सड़हांत पैदा करते हैं हमारे शरीर में, गैसेस और बहुत सारा एसिड्स बनने लगता है। 80% दवाइयाँ आज गैसेस और एसिड्स रेगुलेट करने के लिए बनी हैं। अगर हम अपने भोजन को ठीक से समझ लें, अपने शरीर में गंदगी जो इकट्ठा हुई है उसे डिटॉक्स बाहर निकाल दें, हम उसकी जगह पे पहली गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती करते हैं, दवा से उसे सप्रेस करते हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक दवा का नाम तो दवा ही है, वो सप्रेस करती है, अंदर ही अंदर कूड़ा पड़ा रहता है, बाहर नहीं निकलता है। तीसरी गलती, हम लोग बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति में, कोई तनाव में नहीं हो तो हमें लगता है शायद वो एबनॉर्मल है। नॉर्मल स्थिति आज बन गई है कि तनाव होना चाहिए। आपको इतना समझ में रखना पड़ेगा कि हमारा जो बॉस है, एडमिन डिपार्टमेंट है, ये हमारा मन है। जो धुन यहाँ बजती है ये हमारे सब सेल्स उसी को फॉलो करते हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट बात बन जाता है कि हम मन को हमेशा प्रफुल्लित और आनंदित स्थिति में रखें। कारण एक ही है, जितना ज़्यादा आपको चिपकन है, जितनी ज़्यादा आपको अटैचमेंट है, उतनी ज़्यादा तनाव है। तो तनाव से मुक्त होने के लिए डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करना, सेल्फलेस सर्विस पे काम करना, ये बहुत ज़रूरी बनता है। और तीसरा है हमारा जो आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारे जो कोश हैं, पंचकोश, जैसा रंजन सर ने भी बताया, और डॉक्टर जी के तो लगातार स्पिरिचुअल टेबलेट्स पे काम कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी बनता है कि हम तक आध्यात्मिक ज्ञान और ध्यान हो, ताकि हम अपनी सारी बॉडीज़ के ब्लॉकेजेस को मिटा करके स्वतंत्र हो सकें और अपने आप में उपलब्धि बना सकें संपूर्ण स्वास्थ्य की। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा अहम करती है। हम सब किंगडम से आए हैं, इमोशंस भी हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट है, हमारे पंचकोश भी हमारा लाइफस्टाइल का। तो लाइफस्टाइल का हमारी हेल्थ से एक डायरेक्ट कनेक्शन है, तो उसको हम और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं रंजन सर? देखिए, लाइफस्टाइल का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इनफैक्ट एलोपैथी डॉक्टर्स के अंदर भी, चूँकि मैं एक एलोपैथ हूँ ओरिजिनली, लाइफस्टाइल मेडिसिन एक नया फील्ड इमर्ज हो रहा है और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिस आ रही है। सीएमसी वेल्लोर में भी लाइफस्टाइल मेडिसिन का यूनिट शुरू हो गया है। लाइफस्टाइल के अंदर हम अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, स्पिरिचुअली हम ऐसा समझते हैं। लाइफस्टाइल मेडिसिन में जो साइंस बेस्ड बुक है उसमें 6 पिलर की बात होती है। हमारा सोना, हमारा भोजन, हमारा मूवमेंट और हमारा मेंटल हेल्थ और हमारा सोशल हेल्थ। तो इसमें भी स्पिरिचुअलिटी इनडायरेक्टली आ ही गई है। मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ के रूप में भी आ जाता है, बस ये है कि वहाँ पे उसको ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करते। तो अध्यात्म भी लाइफस्टाइल के रूप में आ रहा है और लाइफस्टाइल में हाँ कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। हमारा लाइफस्टाइल कॉन्शियस हो, हम अपना 24 आवर्स हम किस माइंडसेट में हैं, हमारे शब्द कैसे हैं। तो लाइफस्टाइल
ही सबसे ज़्यादा हमारे हेल्थ को प्रभावित करता है। और कॉन्शियस लाइफ स्टाइल आएगा, जितना कॉन्शियस लाइफ स्टाइल पे आ जाएंगे, लाइफ स्टाइल मेडिसिन वाले भी समझ रहे हैं कि हमें दवाइयों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ स्टाइल डॉक्टर्स जो एलोपैथ डॉक्टर ही होते हैं ज़्यादातर, वैसे डाइटिशियन और साइकोलॉजिस्ट आर आल्सो अलाउड लाइफ स्टाइल मेडिसिन का लाइसेंस लेने के लिए। वो मेडिसिन को डिस्करेज करते हैं, बस हमारे जैसे आउटरेजियसली रिजेक्ट नहीं करते, लेकिन अवॉइड करने को बोलते हैं। तो लाइफ स्टाइल का बहुत महत्व है, हमें अपने लाइफ स्टाइल के प्रति कॉन्शियस होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर। सो हम लोग एक्चुअली कोई सर्जरी यानी अच्छा ट्रीटमेंट के लिए हम लोग फॉरेन जाने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि उधर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होगी बोल के। लेकिन अभी रिसेंटली मैं एक लाइफस्टाइल मेडिसिन का कॉन्फ्रेंस में न्यूकासल यूके में अटेंड किया था। लगातार 1000 लोग आए थे, इसमें 700 पीपल आर ओनली डॉक्टर्स, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स, जीपीस, वो सब लोग ये लाइफस्टाइल के पीछे, उसमें 6 पिलर्स होती है। वो 6 पिलर्स जो हम लोग ये 3 दिन ध्यान मार्ग में हम लोग जो डिस्कस करते हैं, इससे बहुत कमी है। लेकिन वो 6 प्रिंसिपल्स पकड़ के, बेटर स्लीप, सब्सटेंस मिसयूज नहीं होना चाहिए, एंड मूवमेंट होना चाहिए डेली लाइफ में, दैट फिजिकल एक्सरसाइज, एंड देन प्रॉपर डाइट एंड माइंडफुलनेस टेक्निक्स। सो ऐसा खाली 6 पिलर्स लेके इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रही है, और जीपीस एंड डॉक्टर्स आर आल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस। सो इसीलिए मेडिकल साइंस भी बड़ा हो रही है, और इसके साथ साथ खुद डॉक्टर्स वो लोग आगे आके बिना दवाई और बिना सर्जरी कैसे लोग अपने आप ठीक कर सकते हैं, वो पूरा साइंटिफिक वे में ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन BSLM, सिमिलरली द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ BSLM, बोथ आर फॉर्म्ड, एंड थ्रू दैट इसके वजह से बहुत सारा डॉक्टर लोग वो कोर्स करके लोगों को वो प्रैक्टिस में, जीवन में वो खुद अपना आप डॉक्टर बनने के लिए कोशिश कर रही है। थैंक यू। थैंक यू सर। इसी बुक में एक चैप्टर है मेंटल हेल्थ। तो नावाडेज जो रिसर्च चल रहे हैं, वो रिसर्च क्यों चल रहे हैं कि ये जो पर्सन है बीमार हुआ ही क्यों? अगर ये खा रहा है, सो रहा है, सब कुछ कर रहा है, इसके पास पैसा भी है, देन व्हाई ही इज सिक? तो मेंटल हेल्थ करके एक चैप्टर है, उसमें बहुत ब्यूटीफुली लिखा है कि लाइफ के ट्रॉमास कहाँ से होते हैं। चाइल्डहुड में, बचपन में कौन से ट्रॉमा हुए, फैमिली जो इश्यू चले, मदर फादर के रिलेशनशिप सही नहीं है, सेक्सुअल अब्यूज़ हुए, या फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, या ऐसे बहुत सारे चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एज, उसके बाद मिडल एज और ओल्ड एज, ये इन सब एजेस में मेंटल हेल्थ कहाँ डिस्टर्ब होती है, वो उन्होंने ये बुक में, ये जो बुक है वो बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर का स्पिरिचुअल रिसर्च टैबलेट्स है। रिसर्च फाउंडेशन में आपका हार्दिक तो ये जो रिसर्च हुआ, उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया है, इम्पोर्टेंस दिया है मेंटल हेल्थ को, कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही है, अगर आपकी स्लीप सही है, बाकी जो फैक्टर सर ने बोला, then and then you can live a healthy life for a long time। क्योंकि हम लोग फिजिकल हेल्थ पे बहुत काम करते हैं या फिर फूड पे बहुत ध्यान देते हैं, बट हमें मेंटल हेल्थ पे इतना ही ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि ओरिजिन वहाँ से है। अगर मैं एक एग्जांपल सिंपल सा आपको दूँ कि चलो बहुत ज़्यादा लोग डायबिटीज़, हाइपरटेंशन से परेशान है, क्यों है? कंटिन्यूअस स्ट्रेस, कंटिन्यूअस किसी चीज़ को चेज करना, या कोई फियर कि ऐसा होना हो जाए या वैसा ना हो जाए, तो एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा ऑन रहता है। तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा जो ऑन रहेगा, वो क्या करेगा? हमें भागना है, तो हमारे अंदर कॉर्टिसोल पैदा होगा। वो कॉर्टिसोल क्या करेगा? हमें एनर्जी देगा, सिस्टम को हमेशा ऑन रखेगा। और ऑन रखने के लिए हमें क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए, और बॉडी को कांस्टेंट ग्लूकोज चाहिए, तो वो इंसुलिन का पाथवे जो है उसको बंद कर देगा। तो ऑटोमेटिकली हमने ही स्ट्रेस लिया, हमने ही ग्लूकोज पैदा किया स्ट्रेस के कारण, और हमारा इंसुलिन पाथवे को बंद कर दिया। तो कांस्टेंट हाई ग्लूकोज को फिर हम डायग्नोज करेंगे क्या? डायबिटीज। सेम हार्ट को इतना पंपिंग करना पड़ेगा, तो हाइपरटेंशन।
तो पर फ्रेंड सवाल ये है कि हम किस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। अगर वो स्ट्रेस को ही मैनेज कर दिया जाए तो ये इलनेस आगे आना ही बंद हो जाएगा और हेल्दी सोसाइटी भी बनना शुरू हो जाएगी। तो आज हम इकट्ठे हुए हैं यही सीखने के लिए। सिंपल माइंडफुल लिविंग, मेडिटेशन, फूड, गुड स्लीप, हेल्दी रिलेशनशिप, ये जो आध्यात्म है वो हमें पूरा पैकेज देता है इसका। सो दिस इज द रीजन व्हाई इलनेस इज देयर एंड हाउ वी कैन मैनेज इट। तो दोस्तों, जो पत्रीजन सर ने हमेशा कहा नो डॉक्टर नो मेडिसिन, उसका आधार है ये जो अभी हमने सबने समझा। तो फिर भी कहीं ना कहीं हम ये चीज़ लेके चलते हैं मैम कि जो लाइफस्टाइल है, हम बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, नेचुरोपैथ जैसे सर कह रहे हैं उसी तरीके से लाइफस्टाइल, फिर भी हमारे माइंडसेट में कहीं ना कहीं ये चीज़ रहती है कि उम्र बढ़ेगी तो हम बीमार होंगे। हमेशा ये कहा जाता है आपकी उम्र बढ़ गई, तुम इतने साल की हो तो हड्डियों में प्रॉब्लम तो आएगी ही, हाइपरटेंशन होगा ही, डायबिटीज़ होगी ही। क्या ये चीज़ हकीकत में है? अभी थोड़े टाइम पहले मैं एक डॉक्टर के पास गई, उन्होंने कहा मैम आपको पेन हो रहा है, मैम आपकी एज 40 है। मैम ये तो क्वाइट ऑब्वियस है, अभी आप और बड़े होंगे तो आप सोचिए अभी तो आपको और प्रॉब्लम। मतलब कहीं ना कहीं इमोशनल लाइफस्टाइल अच्छा होते हुए भी हम इस चीज़ और परसेप्शन को लेते हुए चल रहे हैं। तो क्या हम इस परसेप्शन से बाहर आ सकते हैं? सर रंजन सर, आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, मेडिकल मिथ्स बहुत सारे हैं हमारे सोसाइटी में और हमारी मेडिकल कम्युनिटी में। जो एंटी एजिंग पे बहुत काम हो रहा है और स्पिरिचुअलिटी में तो इस बात पे बहुत है, एज इज ए नंबर। हमारे पास बहुत सारे इमॉर्टल योगीज़ हैं, सैकड़ों साल हजारों साल जीने वाले योगीज़ हैं। देवराहा बाबा हैं 700 साल जीते हैं। तो एजिंग के लेकर बहुत सारे बिलीफ आ गए हैं कि एज है तो बीमारी है। ऐसा कुछ नहीं है। जितना कॉन्शियस लाइफस्टाइल हो उतना एज एक नंबर रह जाता है। और एज एक नंबर हो उसके लिए बहुत ज़रूरी है लाइफ में पर्पस का होना, जिसको भगवत गीता में धर्म कहा गया है। अगर हमारी लाइफ में एक पर्पस होता है, उस पर्पस के लिए हम डिवोटेड हो जाते हैं, लाइफ को इतना एंजॉय करते हैं कि स्ट्रेस आता ही नहीं है। स्ट्रेस आने का एक बड़ा कारण है हम ऐसे कामों में लगते हैं जिसमें हमारा मन नहीं है, लेकिन हमें लगना पड़ा किसी कारण से। अब एक बार लग गए हैं, वो सिस्टम बन गया है, तो अब उससे बाहर आना आसान नहीं होता। अगर हम मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ पे कॉन्टम्पलेट करते हैं, जो कि स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ हेल्थ है और कॉन्शियस लाइफस्टाइल के अंदर भी आ रहा है, डिस्कशन हो रहे हैं थोड़े थोड़े, तो अगर हम अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं, पर्पसफुल बनाते हैं, तो फिर स्ट्रेस अपने आप कम होगा। और एजिंग पे जो बहुत रिसर्च हो रहे हैं, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट पे ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन रोल ऑफ माइंड ऑन एजिंग, एजिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, एजिंग इज ए डिजीज। हम जितने कॉन्शियस लाइफस्टाइल को एम्ब्रेस करें उतने इजीली हमारे पास जो कई ऋषि मुनि हैं जो सैकड़ों साल जी लेते हैं, हम आराम से जितनी एज चाहे उतने साल तक जी सकते हैं, अगर जीना चाहे तो, अगर चॉइस हमारी है तो एजिंग से बीमारी होती है, ये टोटली मेडिकल मिथ है जिसको मानने की आवश्यकता नहीं है। सर मैं इसके लिए एक ही स्पिरिचुअल टैबलेट देना चाहता हूँ, तमन्ना होना चाहिए सीखने के लिए, दैट इज द ओनली थिंग। उम्र बढ़ते हुए भी हम लोग, हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है, जीवन कंप्लीट हो गया करके हम लोग एक राउंड सर्किल मार के इसके अंदर बैठ के जीवन आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, लाइफ इज ए कंटिन्यूस लर्निंग, दैट कांस्टेंट लर्निंग एटीट्यूड। जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने के लिए तमन्ना हो गया तो हमको इतना सारा चीज़ सीख सकता है। मेरा माँ ने एट द एज ऑफ 65 वो संगीत सीख लिया था। वो संगीत प्रैक्टिस हुए भी उनको घुटनों में इतना सारा दर्द है, वो पूरा दर्द चले गया और इजिप्ट में भी चढ़ के अंदर गया वो। दैट इज द ट्रीटमेंट आई डिड फॉर माई मदर बिकॉज शी इज पैशनेट फॉर म्यूजिक। सो इसलिए कोई आर्ट या ना स्पिरिचुअल सब्जेक्ट और डिफरेंट टेक्निक्स कोई भी वो नया सीखते रहना। व्हेन यू आर द रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, एज लॉन्ग एज दे आर लर्निंग एंड वॉट एवर द ओल्ड एज डिसीज आर देयर, दे ऑटोमेटिकली गो अवे। थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर धीरेन, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है। पिछले
कई सालों के प्रयास में हमने देखा, गोली को गोली मारो वर्कशॉप्स में आने वाले, ग्लोबल गुड हेल्थ मिशन से जुड़ने वाले नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लोग जो 70-70 साल 80-80 साल दवाइयों से पूरी जीवन में चलते रहे, जिन्हें 30-30 35-35 गोलियां रोज की लिख के दी थी, आज उनकी एक भी गोली नहीं चल रही है। दिस इज़ अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट। अगर हम समझ सकें, कोई ज़रूरत नहीं है 80 साल पे भी दवा खाने का। अगर हम अपने आप में लाइफस्टाइल को बदल सकें, सही संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए हमको चाहिए कि हम अपनी तरफ से भोजन की शैली को सही करें, अपने मन को हमेशा आनंदित रखें। हम लोग क्या कोशिश करते हैं, घर के अंदर में कोई भी अगर रिलेशन में गड़बड़ हो गई तो वहाँ पे एक दूसरे को मनाने के लिए लेडीज़ हैं तो बढ़िया खाना बना लो, और अगर जेंट्स हैं तो बढ़िया साड़ी या सूट दिलवा दो, काम बन गया। लेकिन जख्म कहाँ लगा है? कहीं भावना के क्षेत्र पे हम जो तालमोल करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, यहाँ हम गड़बड़ कर बैठते हैं। भावना के स्तर पे अगर भावना के द्वारा किया जाए, अगर हम अपने व्यवहार को सुधार कर सकें, अगर हम अपने प्रकृति में बदलाव लाने के लिए तैयार बन सकें, अपने मन को बदलाव की स्थिति में पा सकें, तो बड़ा क्रांति ला सकते हैं। और यही हमारा प्रयास होता है हमारे सभी वर्कशॉप्स में, ताकि आपको सही दिनचर्या के हिसाब से क्या आहार लेना है, कैसे अंदर पड़ी हुई गंदगी से निजात पाना है, कैसे अपने मन का भी डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है, और अपने आत्म स्वरूप पे अपनी उन्नत जीवन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा को एकत्र करना है। थैंक यू। थैंक यू। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ आती है, हमें ये समझ में आया कि उम्र बढ़ी तो अगर हमारा लाइफस्टाइल, हम अपने ऊपर काम करें, कुछ सीखें, तो हम उससे बाहर आ सकते हैं। तो जो हमारे जीन्स की बात होती है, मेरी मदर को ये प्रॉब्लम थी, डायबिटीज़ था, मेरे फादर को ग्लूकोमा की प्रॉब्लम थी, तो क्या वो सारी चीज़ें मेरे को आएंगी? उसके सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो यानी कि कहीं ना कहीं जीन्स जुड़े हुए हैं। तो एक टर्म है एपिजेनेटिक्स, यानी कि वो बीमारी जो जीन्स से आती है। तो क्या ये चीज़ हम इससे बाहर निकल सकते हैं, या ये भी एक मिथ है, या इस पे ऐसे काम हो रहे हैं आजकल जिससे हमें समझ में आता है कि जीन्स नहीं, जीन्स से ऊपर भी एक चीज़ है जिससे हम बहुत खूबसूरती से सामना करके बाहर आ सकते हैं। तो मैं इस पे चाहूंगी कि डॉक्टर रंजन सर आप बताएं। पहले हमको सालिना। तो हमारे जीन्स को प्रभावित कौन करता है? ये एक मिथ है कि जेनेटिक इलनेस, कि हेरिडेटरी बीमारियां जो है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, या कोई भी जेनेटिक इलनेस ले लीजिए जिसका हमें नाम आता हो समझ में, तो ये जेनेटिक इलनेस हमारे जीन्स को, अभी जेनेटिक रिसर्च हो गया कि ये जेनेटिक इलनेस है, बट ये जीन्स म्यूटेट हुए क्यों, ये जीन्स हमारे बिगड़े क्यों? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स यानी एनवायरनमेंट जहां हम रह रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ओनली पॉल्यूशन। जो माहौल, जहां क्या स्ट्रेस चल रहा है, क्या झगड़े चल रहे हैं, कहाँ पे किसका अब्यूज हो रहा है, या जो भी जिस माहौल में हम रह रहे हैं वो हमें जो स्ट्रेस दे रहा है, वो एपिजेनेटिक्स। अभी जो रिसर्च चल रहे हैं सारे एपिजेनेटिक्स पर चल रहे हैं। तो एपिजेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है जेनेटिक्स पर, क्योंकि पिछले 15 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैंने काफ़ी बच्चे देखे कि जिनको जेनेटिक इलनेस आई, डीएमडी आया या कोई बड़ा सिंड्रोम आ गया, तो मदर फादर तो हेल्दी है, ये बच्चे को क्यों आया? क्यों? वो मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या वो फादर कंसीव होने से पहले कोई ट्रॉमा से गुजरा, वो ट्रॉमा ने वो जो जब वो फलन होना था उसी टाइम का जो जीन डिवीजन होना था वो प्रोसेस को ही डिस्टर्ब कर दिया। अदरवाइज हमारी बॉडी में 3 चेक पॉइंट होते हैं, G1, G2। वो क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को चेक करके भेजते हैं आगे की जनरेशन में। जो खराब है उसको निकाल देते हैं और नया प्रोसेस शुरू होता है। बट ये क्यों अफेक्ट होता है?
क्योंकि एपिजेनेटिक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अगर हम देख ले तो हमारे मदर, फादर या उनके एंसेस्टर जो एक बिलीफ सिस्टम में जी रहे हैं, वही बिलीफ सिस्टम वो अगली जनरेशन को दे रहे हैं, वही बिलीफ सिस्टम और अगली जनरेशन को देंगे। यानी कि मैं बहुत अगर सिंपल से एग्जांपल दूं तो हमारी मदर ने अगर उनकी फैमिली में मदर इन लॉ से, फादर इन लॉ से या हस्बैंड से कुछ ट्रॉमा लिए है तो वो क्या देंगे बेटी को? ससुराल ऐसा होता है, सास हमेशा ऐसा ही करती है। तो वही बिलीफ सिस्टम कैरी ऑन होती है। वही बीमारी फिर मदर, वो बेटी किस नजर से देखेगी? जो माँ की नजर है। वही बिलीफ से बेटी या बेटा देखेगा। तो जो माँ को हाइपरटेंशन आया, जो स्ट्रेस माँ ले रही थी, वही स्ट्रेस किसको दे दिया? बेटी को। तो ऐसे जेनेटिक इलनेसेस चलती रहती है क्योंकि हम एपिजेनेटिक्स को ठीक नहीं कर रहे, हम अपने आप को ठीक नहीं कर रहे हैं। हम हमेशा दूसरों की बताई हुई लाइफ जी रहे हैं बिना अवेयरनेस से, अनकॉन्शियस लाइफ जीने से ये जेनेटिक इलनेस आगे चलती रहती है और इसको रोका भी जा सकता है और ठीक भी किया जा सकता है। हम रंजन सर से सुनेंगे। जेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स से रिलेटेड भी बहुत डिस्कशन होने की आवश्यकता है। एमबीबीएस के करिकुलम में एपिजेनेटिक्स हमने पढ़ा है, लेकिन मेडिकल डॉक्टर्स की प्रैक्टिस में एपिजेनेटिक्स नहीं है। सिर्फ जेनेटिक्स की बात हो रही है कि अगर जीन आ गए, तो जैसे कोई कैंसर पेशेंट है या कोई रेयर डिजीज है, जीन आ जाने पे फिर होता है कि जेनेटिक जीन में ये प्रॉब्लम है, फिर तो यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एपिजेनेटिक्स के माध्यम से भी 99% जेनेटिक बीमारियों को हम हील कर सकते हैं। एपिजेनेटिक्स जो कि साइंटिफिक कम्युनिटी में आ चुकी है, हमारे मेडिकल करिकुलम में भी है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल लेवल पे, क्लिनिकल लेवल पे उस पर बात नहीं होती है। एपिजेनेटिक्स इन्वायरमेंट ऑफ जीन, जो सेल के अंदर, सेल जहाँ पर जीन जहाँ पर है, उसका जो साइटोप्लाज्म है, जो मटेरियल है, इन्वायरमेंट चेंज हो जाए तो जीन का एक्सप्रेशन, जिसको फेनोटाइप बोलते हैं, वो चेंज हो जाएगा। तो और वो हम पर निर्भर कर रहा है कि हम किस तरह के माहौल में हैं। इस पर बायोलॉजी ऑफ बिलीफ नाम से एक बहुत अच्छी लिटरेचर भी है जो सिर्फ अंग्रेजी भाषा में है, लेकिन जब उसके ऑथर ने, ब्रूस लिप्टन ने जब उस पर काम करना शुरू किया, उनको इतना पोजीशन मिला कि उन्होंने मेडिकल प्रैक्टिस ही छोड़ दी और बस वो अल्टरनेटिव फील्ड में ही काम करने लग गए। एपिजेनेटिक्स, जब भी जेनेटिक्स से कहीं बात हो, कोई डॉक्टर बोले कि आपके अंदर ये जीन है, वहाँ पर पूछना चाहिए डॉक्टर साहब यहाँ पे एपिजेनेटिक्स पे हम कुछ कर सकते हैं क्या? डॉक्टर ब्रूस लिप्टन कहते हैं एपिजेनेटिक्स के माध्यम से 99% जेनेटिक बीमारियों को हम हील कर सकते हैं। थैंक यू सर। तो हमें दोस्तों कुछ इस तरीके के निष्कर्ष पे कि एपिजेनेटिक्स का सवाल हमें ज़रूर पूछना चाहिए अगर हमें जीन्स के बारे में कोई कुछ बोलता है। तो क्या कोई रोड मैप है कि हम सीरियस इलनेस से अपने आप को बाहर लेकर आ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप? तो डॉक्टर जी के सर, आप इस पे कुछ रोशनी डालेंगे? या थैंक यू। सो सब लोग सोचते हैं कि ध्यान बोलने से वो छोटा मोटा मेंटल इलनेस यानी इधर उधर दर्द हो गया, खाली वो बीमारी कोई ध्यान मार्गम से ठीक कर सकता है। कोई सीरियस इलनेस हो गया, वो सीरियस इलनेस को ध्यान से कैसे ठीक कर सकता है? कोई ट्यूमर हो गया और कैंसर एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिसीज, स्पेशली ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स जो है 1 in 10,000 और 1 in 1 lakh लोगों को होती है। मेडिकली उनको कोई इलाज नहीं है, ट्रीटमेंट ही नहीं है उनको। सो ऐसा केसेस में भी करीब 16 साल से मैं होलिस्टिक हेल्थ सेंटर्स बहुत सारा जगह में साउथ इंडिया में एस्टैब्लिश करके उसमें मैं काम कर रही हूँ। सबसे पहले वो सीरियस केस के लिए क्वांटिटेटिव टर्म्स में आध्यात्मिक में जो करना है वो करने के लिए कोशिश करना है। दिस इज ए बिगर फेल्योर। क्वांटिटी मतलब देखिए, आपको कोई कैंसर के लिए ट्रीटमेंट बोलने से डॉक्टर के पास जाके आप सर्जरी कराएंगे और कीमोथेरेपी कराएंगे और कुछ ना कुछ रेडियोथेरेपी रहेगा। वो ट्रीटमेंट कम से कम 6 महीने से लेकर 8 महीने हॉस्पिटल को जाके आने पड़ेगा। इतना वजन हम लोग रख रही हैं उनके लिए। ध्यान बोलने से वो खाली 1 घंटा बैठेगा, नहीं तो मैं 2 घंटा बैठेगा, इससे होगा। पत्री जी ने इसलिए वो कहता है कि ये छोटा सिरदर्द के लिए छोटा ध्यान और बड़ा बीमारी के लिए पूरा दिन भर ध्यान। सो इसके लिए द फर्स्ट टैबलेट वी एडवाइज इज आश्रम धर्मा, रेसिडेंशियल होलिस्टिक ट्रेनिंग। वो बीमारी होने के समय में टेम्पररी ट्रीटमेंट जरूर ले सकता है, उनके लिए हम लोग मना नहीं है पर मोमेंट्री ट्रीटमेंट,
बट लेकिन वो पूरा की पूरा एक आश्रम वातावरण में, होलिस्टिक सेंटर में, पिरामिड सेंटर में रह के वो दिन भर ध्यान करके और इसके साथ साथ कोई भी ट्रीटमेंट लेके वो जरूर पूरा उनके ऊपर बाहर आ सकता है. सो द फर्स्ट वन इज आश्रम धर्मा, रेजिडेंशियल होलिस्टिक ट्रेनिंग, एटलीस्ट फॉर 40 डेज, नहीं है तो 6 महीने तक पूरा आश्रम वातावरण में रह के अपने आप वो पूरा काम करनी है. और दूसरा है कि ऊर्जा को एम्पलीफाई करने के लिए वो पिरामिड की ऊर्जा, पिरामिड मेडिटेशन 3 टाइम्स बेटर एनर्जी गिव, फुल मून मेडिटेशन, पूर्णिमा दिन में पूरा की पूरा वो ध्यान कर सकता है. और सामूहिक ध्यान, हम सब लोग इधर इकट्ठा होके इतना सारा ऊर्जा हम लोग फैला रही है, वो सामूहिक ध्यान होना चाहिए. और लॉट ऑफ स्पिरिचुअल काउंसलिंग, उनको पूरा की पूरा रेगुलरली जो जो अनुभव आ रही है वो अनुभव के हिसाब से उनको ज्ञान क्या लेना है वो भी देनी पड़ेगी. सो दिस होलिस्टिक अप्रोच विथ टेम्पररी मेडिकल सपोर्ट एंड फुल फ्लेज्ड क्वांटिटेटिव असेसमेंट स्पिरिचुअली, ये पूरा देने से उनको ऊर्जा और इसके साथ ज्ञान लेके जरूर उनसे ऊपर बाहर आ सकता है. शुरुआत में मैं बहुत सारा कैंसर पेशेंट्स वो 12 घंटा 13 घंटा ध्यान दिन में करके पूरा दवाई से बाहर आके आज भी वो लोग जिंदा हैं, और सीरियस केसेस भी. सो इसीलिए मेडिकल डॉक्टर होते हुए भी मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई सीरियस केसेस वजन अच्छा रखने से वो जरूर ठीक कर सकता है एक आश्रम वातावरण में. थैंक यू. डॉक्टर रंजन सर, आप इसके पर क्या कहेंगे? मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ. भारत में पंचकोश सिस्टम है. पंचकोश सिस्टम को अगर हम समझकर काम करें तो कैंसर भी ठीक होता है. कैंसर भी कोई बड़ी बीमारी नहीं है. मैंने खुद भी रेक्टल कार्सिनोमा पेशेंट, जहाँ पे सर्जरी वाज रिकमेंडेड, और बिना सर्जरी भी वो चीज़ें ठीक हुआ. लेकिन फिर हमें समझना है कि अभी इस पर्सन पे एनर्जी पे काम करना है या माइंड पे काम करना है. एनर्जी पे कितना काम करना है, चक्रास पे कितना काम करना है, नाड़ियों पे कितना काम करना है, और माइंड पे कितना काम करना है. और साथ ही साथ उस सब्जेक्ट की, पेशेंट की रिसेप्टिविटी, कि वो पंचकोश जो इतना गहरा सब्जेक्ट है, जिसके लिए हमें आइडियली भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिटरेचर को पढ़ना चाहिए, तब फिर हम डीप बातें बोल सकते हैं. लेकिन हम जब सबकॉन्शियस माइंड में फिर अफर्मेशंस के माध्यम से थोड़ा आसान हो जाता है. इसे अफर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड पे सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है. तो पंचकोश को हम समझकर जब काम करेंगे तो दे आर डिफिनिट रोड मैप, और वो प्रोटोकॉल धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, और हम हर बीमारी को, इवन कैंसर को भी बहुत आसानी से हील कर सकते हैं जब हम पंचकोश पर काम करें तो. थैंक यू सर. तो दोस्तों, अभी हमने एक रोड मैप समझा. आज तक हमने बीमारी को एक अलग तरीके से, लेकिन आज हमें समझ में आता है कि कैसी भी बीमारी हो, अगर हम उसे एक किसी न किसी रूप में स्टेप वाइज चलेंगे, जैसे खाने में परोसी हुई थाली में हमेशा क्या चीज़ पहले लेनी चाहिए, ठीक उसी तरीके से अपने जीवन में कोई भी चैलेंज बीमारी के रूप में आता है तो उसमें कदम कदम कैसे आगे बढ़ाना है, ये अभी हमने समझा. तो मैं, आप जो सर अभी बार बार कह रहे हैं, मैं भारत में रहने वाला हूँ, भारत की बात, तो मैं आज भारतवासियों से वो प्रश्न पूछा, जो आपके मन में कोई भी सवाल है आपके स्वास्थ्य से लेकर, तो आप पूछ सकते हैं. आज यहाँ डॉक्टर्स बैठे हैं, डॉक्टर्स, इनकी बात हम सब मानते हैं, इन्हीं के पास हमेशा जाते हैं. तो आज आप इनसे सवाल पूछिए या आपके जवाब देंगे कि कैसे हम आध्यात्मिक रूप से बाहर आ सकते हैं और स्वस्थ हो सकते हैं. तो दोस्तों, आप में से जो भी कोई सवाल पूछना चाहता है वो आगे आ सकता है. Hello sir, hello to all of you. Actually I am the mother of 2 special child. I have 2 special child who both are suffering with rarest genetic disorder, mucopolysaccharide type 2, Hunter syndrome. तो उस केस में आपके पास क्या सोल्यूशन है? बिकॉज एट प्रेजेंट इंडिया में इसका कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है. इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है. सिर्फ एक ट्रीटमेंट है जो आप जानते होंगे, एंजाइम इन्फ्यूज़न, एंड दैट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव. हु कैन नॉट अफोर्ड, मतलब वी कैन नॉट अफोर्ड, इनफैक्ट एक रिचेस्ट पर्सन भी शायद उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा. तो
उस केस में अब इतने छोटे बच्चे जो इतने हाइपर एक्टिव हैं, जिसको हम 5 मिनट भी बैठा नहीं सकते, उनको हम मेडिटेशन या और इस तरह का थेरेपी कैसे दे सकते हैं? या उसके लिए मतलब व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट? Can I take? Thank you. See, regularly we are working with autistic children also, जो autism से है और hyperchondriac behavior से बच्चे लोग इतना प्रॉब्लम होती है. The thumb rule is, छोटा बच्चे अपनों अप टू 12 ईयर्स 12 साल की उम्र तक जो उनका बीमारी होती है बचपन से लेकर, सबसे पहले पेरेंट्स के ऊपर काम करनी है. बिकॉज बोथ द पेरेंट्स आर मेडिटेटर्स. दोनों पेरेंट्स ध्यान करके और घर में पूरा की पूरा शाकाहार बनना और ऊर्जा बनना, और पेरेंट्स का थॉट्स यूनिवर्सल पर्पस में जब अलाइन होती है, तब बच्चे में जो इतना सारा बीमारी और रेस्टलेस बिहेवियर है वो धीरे धीरे वो बाहर आने लगे. और बच्चे लोग 10 साल और 12 साल के ऊपर उनका दिमाग चढ़ना शुरू होती है, तब वो लोग को भी ध्यान में बिठा के वो बच्चे के साथ वो मेडिटेशन करना और मेडिटेशन से उनका पर्पस के बारे में वो आगे बढ़ना, वो लोग को भी ट्रीटमेंट कर सकता है. सो व्हेन आई वर्क विद द आस्माटिक किड्स, वो सीवियर आस्मा से वो लोग रेगुलरली हॉस्पिटल एडमिशन होते रहते हैं. वो समय में पेरेंट्स का इमोशंस बैलेंस जब वो शुरू हुआ था, इमोशनल बैलेंस में पेरेंट्स ठीक हो गया, तब इमीडिएटली ऑल द आस्मा वाज कंप्लीटली गॉन. So that's why starting from the autistic kids and genetic problems, rare disorders, it's always with the parents' concern. और इसके थ्रू में काम करने के समय में आध्यात्मिक पुत्र एक कॉन्सेप्ट हम लोग निकला था. अभी इतना सारा मास्टर्स इधर आए हुए हैं और ध्यान प्रचार में लगे हुए हैं. पेरेंट्स ने आजकल दिन बायोलॉजिकल का चाइल्ड के ऊपर पूरा की ध्यान दे रही है, लेकिन आध्यात्मिक पुत्र हम सबका आध्यात्मिक पुत्र हैं. ये जीवन में मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो स्पिरिचुअल चैन को भी हर एक पेरेंट्स लेकर आता है. दैट बिकेम ए बिग जीरो. ये समय पूरा हम लोग केवल वो बीमारी के लिए बच्चे के लिए हम लोग दे रहे हैं. जब पेरेंट्स आध्यात्मिक पुत्र में लगी होती है और भौतिक पुत्र वो अपने आप आनंद में जीने के लिए चांस रहेगा. एंड सो फार वी हैव डन थाउजेंड्स ऑफ केसेस ऑफ द किड्स बाय अप्लाइंग दिस स्पिरिचुअल चिल्ड्रन कॉन्सेप्ट. थैंक यू. अभी कोई और पूछना चाहता है सवाल? आर्थराइटिस बारे में. आर्थराइटिस इज ए वेरी बेसिक डिजीज, और बहुत सारे आर्थराइटिस के पेशेंट ठीक हुए हैं. मूलाधार चक्र पे काम करना है, इन्फ्लामेशन को कम करना है, बहुत आसानी से आर्थराइटिस ठीक होता है. सर, मैं बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड में रहता हूँ, स्पिरिचुअल हूँ, प्योर वेजिटेरियन हूँ, लेकिन पिछले 20 साल से मैं जब भी अपना लिपिड प्रोफाइल करता हूँ तो ट्राइग्लिसराइड्स, एलडीएल हरदम बढ़ा रहता है. मेरे समझ में नहीं आता, इसका कोई जवाब ही नहीं दे पाता. तो सर, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता क्यों है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है. ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, अगर आप मुझे साइकोलॉजिकल पूछे तो सेल्फ डिवेल्यूएशन से. तो आप देखो अपनी लाइफ में कि लाइफ के कौन से एरिया से आप डिस्टर्ब हो, आप परेशान हो, या फिर आप कहीं ना कहीं डिवेल्यूएट फील कर रहे हो. एक चीज़, फूड आप बराबर ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारी पैटर्न फिक्स हुई रहती है, अगर आप उसके ऊपर काम करेंगे, डेली मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि जैसी बीमारी उतना मेडिटेशन, जैसे बताया सर ने, तो ये प्रॉब्लम हील हो ही जाना चाहिए. क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे जेनेटिक में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी रहती है, जो हम उससे अवेयर नहीं है. क्योंकि हमें लगता है कि हमने सब कुछ ठीक कर लिया. क्योंकि मैंने कई सारे मास्टर से, कई सारे पेशेंट से बात की, उनको दे आर नॉट अवेयर कि ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुआ, कौन से ट्रॉमा से हुआ. अगर आप उसको वहाँ जाके हील करेंगे या उसको एक्नॉलेज करेंगे, देन यू कैन हील दिस. मैडम, आई विल लाइक टू से हैप्पीनेस इज माय बर्थराइट. मैं इस फिलॉसफी को जीता हूँ. मेरी उम्र 80 साल है और मैं बहुत कॉन्शियस हूँ. पिछले 20 साल से मैं मेडिटेशन से जुड़ा हुआ हूँ और बुद्धिज्म पर मेरा बड़ा वर्क रहता है. सो आई एम टोटली सैचुरेटेड एंड सेटिस्फाइड पर्सन, बट आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस लिपिड प्रोफाइल इज पुअर. हमारी थिंकिंग को ना वेस्टर्न सिस्टम ने हाईजैक कर लिया है. हम सिर्फ ट्राइग्लिसराइड के टर्म में सोच रहे हैं.
हम पंच कोश पर जा ही नहीं रहे कि हमारे मनोमय कोश को इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है क्या मैं अपने विज्ञानमय कोश को समझता हूँ। जब हम उस तरह से समझेंगे ना और फिर बीमारी को जब अप्रोच करेंगे, बीमारी बहुत आसानी से ठीक हो जाएगी। just a second. See, triglycerides in the blood, okay, वो खून में रहता है. Blood acts as a medium in the body. खून हमारा बदन में वो खराब को लेके जाके बाहर फेंकने के लिए और अच्छा को अंदर ऑर्गन्स को देने के लिए एक मीडियम जैसे काम करता है. Every evolved spiritual master should act as a medium in the community. पूरा खून का जो इतना सारा बीमारी होती है उनका कारण केवल हम जो मीडियम बन के समाज में, लाइक देखिए आपको हमारा कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण भगवान एक मीडियम है, उनका थ्रू ये पूरा हुआ. ऐसा हर एक चीज़ में हम एक मीडियम जैसे सेंटर. आप खुद बताया मैं आनंद जीवन रहता हूँ जीवन में. सो तुम आनंद है तो ये आनंद सबको बांटने के लिए आपको हर जगह में एक खून जैसे आपको काम होती है. जब आप काम पूरा लेती है तब आपको ये ट्राइग्लिसराइड्स होने के लिए चांसेस नहीं रहेगा. दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. थैंक यू. टेक योर पोजीशन इन द सोसाइटी. को लगभग 15 साल से डिप्रेशन है. डॉक्टर डिप्रेशन में बताते हैं. डिप्रेशन के साथ साथ इसमें हैप्पीनेस नहीं, कैसे भी नहीं आती है. तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन? सवाल आपका समझ में नहीं आया. ये डिप्रेशन की मरीज है. डॉक्टर इसको डिप्रेशन की मरीज डिक्लेयर कर चुके हैं. मेंटली ये थिंकिंग ज़्यादा करती है. मेडिटेशन कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जो इसको मतलब नेगेटिव सोचने के लिए मजबूर करे, लेकिन फिर भी नेगेटिव सोचती है. बिना रीजन का तो खैर कुछ भी नहीं होता है. रीजन तो 100% है. यहाँ पर सनलाइट का एक्सपोजर बढ़ाने से जब हम एनर्जी पे बात करते हैं प्राणमय कोश में, तो एनर्जी के अलग अलग प्रकार हैं. सूर्य की ऊर्जा अगर हम अधिक लें, सनलाइट मेडिटेशन करें, तो यहाँ पर ही डिप्रेशन जो है वो ठीक होने लग जाएगा. साथ ही साथ भी जब हम चक्रास पे जाते हैं, हार्ट चक्रा पे काम करते हैं, अगर हमारा हार्ट हैप्पी हो, हार्ट चक्रा हेल्दी हो, तो डिप्रेशन रह नहीं सकता. तो एनर्जी के को बारे में विस्तार से समझना है, सनलाइट में होना है, चक्रास के बारे में और खासकर हार्ट चक्रा के बारे में समझिए. मेडिटेशन के साथ साथ स्वाध्याय पत्री जी ने इसलिए बताया है कि हमें पढ़ना चाहिए. पढ़ेंगे तब हमारे पास ये सब कंसेप्ट आएगा. तो ध्यान भी करना चाहिए और स्वाध्याय भी करना चाहिए, तब हम बहुत आसानी से डिप्रेशन को हील कर लेंगे. डिप्रेशन कोई यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम नहीं है. सर एक चीज और है, इसके साथ शरीर में दर्द क्यों रहता होगा? आभासी दर्द जो बिना कारण के. इनमें अगर हम उसको अल्ट्रासाउंड से भी देख लिया कुछ नहीं है, लेकिन दर्द इसको महसूस रहता है, हर समय दर्द रहता है. एक पर्सन एक सवाल पूछे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, फिर सबका सवाल ले नहीं पाएंगे, है ना. तो इस सवाल पे आप बाद में बात कर लीजिएगा, किसी दूसरे को सवाल पूछने का मौका दीजिए. हेलो, मंच पे बैठे सभी डॉक्टरों को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम. मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन एक करना चाहती हूँ कि मुझे 10 महीने पहले पूरी स्पाइन में पेन आता था. मैं 10 मिनट भी नहीं बैठ पाती थी. और उसके बाद एक्सरे वगैरह करवाया तो स्पॉन्डिलाइसिस आया उसमें. और अभी मैंने पंचकर्म नेचुरोपैथ थेरेपी ली है और फूड पे मैं लास्ट 3 ईयर से काम कर रही हूँ. मैंने गेहूँ चावल को बंद करके रखा है. तो सबसे पहले तो 5 साल पहले मेरे लेग में, लेफ़्ट लेग में प्रॉब्लम आई थी, जो मेरा मुड़ता नहीं था. मेरे को मेडिटेशन में बहुत दिक्कत होती थी. अब ऐसा हो गया कि स्पॉन्डिलाइसिस के बाद मैं बैठ के भी मेडिटेशन नहीं कर पा रही थी. और कल से यहाँ आई हूँ तो आज जो मेडिटेशन किया, कल तो बैठना बहुत मुश्किल लगा था, आज जो मेडिटेशन किया तो मुझे लगा कि आज मैं इतना थकी नहीं हूँ. थोड़ा सा लगा कि 20% कुछ जो मुझे पंचकर्म और नेचुरोपैथ ने नहीं दिया, मुझे लगा कि मेरा 15 डेज में मेरा वो हो गया. लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैं पूरी तरह से ओके होना चाहती हूँ.
हाँ देखिए, यहाँ ना इसको हम अगर हेल्थ कंसल्टेशन नहीं बनाए कि अपने केस को पूरी तरह से विस्तार में जान रहे हैं ना, यहाँ पे थिंकिंग, हमें सोचना किस ढंग से है जी। यहाँ पर बात हुई है 7 चक्रास की, हमें चक्रास के बारे में समझना है जी। अगर स्पॉन्डिलाइटिस की कोई बात आई है तो ये स्पाइन यानी कि स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र, उसके बारे में समझिए, उस पर काम कीजिए, है ना। तो जब हम एनर्जी पे काम करेंगे तो आपकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। थैंक यू। यहाँ जितनी भी बातचीत आप सब लोग पेश कर रहे हैं ना, चाहे वो आर्थराइटिस की हो, चाहे वो स्पॉन्डिलाइटिस की हो, कहीं ना कहीं पे आपको इतना ही समझना है कि इट इज़ नॉट टू बी वर्कड ओनली ऑन वन स्फीयर। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बस ध्यान ध्यान और ध्यान। आत्मिक स्तर पे तो आपने काम किया, मन के स्तर पे जो हम लोगों को गलत अपने अंदर भरा हुआ तनाव है, उससे भी छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। और कहीं पे हमारे शरीर में जो यूरिक एसिड जमा हुआ है, भोजन के बारे में आपने कहा कि मैंने फूड को भी बहुत ध्यान से लिया है। अगर आप इस एक चीज़ को ठीक समझ जाएं तो फूड आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह नियंत्रित करता है, बदल देता है। उसके जो गुण हैं वो आपके मन पे भी काम करते हैं, आपके कॉन्शियसनेस पे भी काम करने लगते हैं। मैं लगातार 16 साल से इस सारी चीज़ पे काम करते हुए आपको बता दूं, अनगिनत लाखों पेशेंट्स को जो स्पॉन्डिलाइटिस के थे आज बिल्कुल दुरुस्त हैं। अभी नवरात्रि का जो हमारा फास्टिंग का कार्यक्रम आया, उसमें घुटने के दर्द, आर्थराइटिस से संबंधित कई पेशेंट्स जिन्हें ऑपरेशन ही, सर्जरी ही बताया था, और वो कहने लगे कि सर ये तो 9 दिन के अंदर में चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, सारा का सारा आर्थराइटिस ठीक हो गया। और रही बात जो जेनेटिक्स में, आप सब लोगों को मैं बता दूं, ये एक बहुत बड़ी भूल को स्वीकार करने पे आप पूरी तरह से जेनेटिक्स से बाहर आते हैं। क्योंकि जो माता पिता ने गलती की, वो जो खाते थे हम भी वही खा रहे हैं, वो इतना तनाव रखते थे हम भी वही तनाव रख रहे हैं। जेनेटिक्स अभी रिसर्च के हिसाब से 100% क्यूरेबल है। अगर आप परिवर्तन कर लें अपने भोजन में और अपने मन में, कहीं कोई चीज़ अपने अंदर अगर आप परिवर्तित करते हैं तीनों स्केल्स पे, हो क्या रहा है कि जो बॉडी पे काम करने वाले हैं वो खाली बॉडी के विषय में ही बता रहे हैं, और जो स्पिरिचुअलिटी में काम करने वाले हैं वो स्पिरिचुअल अफेयर्स में ही डील कर रहे हैं। इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अगर आप अपने शरीर, मन और अपनी आत्मा के स्तर पे, तीनों स्तरों पे काम करें तो कोई भी नॉन क्यूरेबल डिजीज़ नाम की चीज़ नहीं है। हमने अपने पिछले 4 साल के अनुभव में GGM में गोली को गोली मारो वर्कशॉप जो नाम रखा है पत्री जी सर ने, डेमोन्स्ट्रेट किया है 14 दिनों में कैसे एंटी एजिंग, रिवर्सल ऑफ एज और साथ में सभी बीमारियों से निजात पाया जा सकता है। दैट हैज़ बीन प्रूव्ड वेरी वेल। और आप में से जो भी कोई चाहे अपने आप में, मैं तो आप लोगों को आमंत्रित करना चाहूँगा, आप ज़रूर एक बार करें ताकि आप समझ सकें। आपकी जितनी पीड़ा है इसको कहीं बाहर जाकर के किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास में जितना ज्ञान है उतना ही समाधान है, उतने ही हम सुखी हैं। पूरा ज्ञान अर्जित करें, पूरी तरह से काम करें, तीनों स्तरों पे काम करें, अपने शरीर, मन और आत्मा के स्तर पे। कोई बीमारी लाइलाज नहीं है। थैंक यू सर। सॉरी, टाइम की स्ट्रेन होते हुए अभी हम और सवाल नहीं ले सकते। मैं फाइनल मैसेजेस सब डॉक्टर से लेना चाहूँगी। डॉक्टर खुशहाली मैम, आपका फाइनल मैसेज सबके लिए क्या है? सेम जैसे धीरेन्द्र सरी सर ने बोला कि हम सिर्फ एक नहीं है, तो हमें हमारे हर एक लेवल पे काम करना ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, ये अपना सोशल हेल्थ, रिश्ते, एक्सरसाइज, फूड और ध्यान और ज्ञान, ये हर चीज़ पर जब हम काम करेंगे तब जाके हम संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। कॉन्शियस लाइफस्टाइल, हमें अपने जीवन में कॉन्शियस लाइफस्टाइल अपनाने की ज़रूरत है। हमारे मन में बहुत सारे भ्रम बैठ गए हैं। हमने मान लिया है डॉक्टर भगवान होता है। भगवान हम स्वयं होते हैं आध्यात्मिकता से। हमारे आया है उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि।
लेकिन नॉलेज ज़्यादा थोड़े से अधिक होने की वजह से हम डॉक्टर आज जब लिटरेचर कोई भी पढ़ सकता है, अगर हम स्वाध्याय करना सीख लें तो अपना नॉलेज हम खुद भी बढ़ा सकते हैं। कॉन्शियस लाइफ स्टाइल को अपनाकर, ध्यान और स्वाध्याय को अपनाकर ऊर्जा और मन पर काम करके बहुत आसानी से हेल्दी हुआ जा सकता है और साथ ही साथ बहुत ही आसानी से हर बीमारी से बाहर आया जा सकता है। ना तो कोई बीमारी लाइलाज है और ना ही 90% सर्जिकल बीमारियों में सर्जरी कराने की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ। मैं सब सीनियर मास्टर्स को, पत्री जी को, स्वर्णमाला जी को नमस्कार करती हूँ। अभी एक बिटिया आई थी जिसने बताया कि उसके 2 बच्चे हैं, मैं उसके पास ही बैठी हुई हूँ, एक 6 साल का, एक 7 साल का, कुछ जीन्स में कमी है। तो आप अपनी मुहिम में इसको भी शामिल करें कि गर्भ स्थापन किस दिन होना चाहिए। हमारे गर्भ स्थापन के इसको धर्म से जोड़ा गया था। अमावस के दिन, पूनम के दिन, किसी त्यौहार के दिन गर्भ स्थापन नहीं होना चाहिए। उस दिन पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए। अगर उस दिन गर्भ स्थापन होता है तो डिफेक्टिव बच्चे रिक्वेस्ट है मैम, प्लीज टाइम स्पेंड बीच में अभी हम बाद में इस तरीके नहीं, आप इसको भी शामिल कर दीजिए। जी जी, हाँ, ताकि स्वस्थ संतान पैदा हो। जी जी, जीन्स में तो बहुत मुश्किल है। इसके बारे में हम फिर बात करेंगे मैम। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। फाइनल मैसेज डॉक्टर, यस डॉक्टर जी के सर। हर एक पिरामिड मास्टर एक स्पिरिचुअल डॉक्टर है। ओके, एवरी पिरामिड मास्टर इज अ स्पिरिचुअल डॉक्टर। मैं यही कहना चाहता हूँ, स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट इज द रूट एंड फिजिकल हेल्थ इज द फ्रूट। आप सब लोग ध्यान करके बिना पैसा आरोग्य जो लिया है, आप एक स्पिरिचुअल डॉक्टर बन के बाकी लोग को शाकाहार और ध्यान पूरा की पूरा धरती पर बांटना चाहिए। सबको भी डॉक्टर्स बननी है, वो खुद डॉक्टर्स बननी है आप जैसे। दैट इज व्हाट माय मैसेज। थैंक यू डॉक्टर दिलीप सर। हम अगर अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, आप में से कितने लोग हैं जो अपनी गलतियां स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग हैं जो उसको स्वीकार करके सही दिशा में बढ़ने के लिए तैयार हैं? सो माय डियर फ्रेंड्स, दशा बदलनी है तो दिशा बदलनी पड़ेगी। हम जो बाहर अपनी निर्भरता बनाए बैठे हैं, अगर उससे 50% भी अपने ऊपर अपना भरोसा कर लें, मैं आपको बता सकता हूँ 200% आप अपने स्वास्थ्य में 200% विजयी होंगे। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच सब डॉक्टर्स का। मैं स्टेज पे DR कार्तिकेयन सर को इनवाइट करना चाहती हूँ और उनका फाइनल मैसेज इस संपूर्ण स्वास्थ्य के ऊपर। सर प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। I am very happy to announce that Karthikeyan sir did a great job. Recently he came up with a wonderful doctors forum और इसमें मेरे को भी मौका मिला मैसेज देने के लिए। पूरा डॉक्टर्स होलिस्टिक सिस्टम में इतना मैगजीन और एक ग्रुप को लेकर आया था, इससे पूरा धरती के लिए और गवर्नमेंट के लिए भी रिकमेंडेशन लिया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हैव ए कंक्लूडिंग मैसेज विथ कार्तिकेयन सर। प्लीज सर। थैंक यू सर। Namaste. Well, you have heard from the experts. I know all of them. They speak from the heart, out of experience. Believe them. Believe them because, you know, ultimately, yes, we keep blaming about our karma and all that. Yes, it may be up to a point, it may be true, but our health is in our hands, actually. Whether we want to make our life heavenly or not, ultimately depends upon us. That's why Aham Brahmasmi, Tattvamasi and all that now. Yes, these are all experts. You should listen to them, follow. Ultimately, what we eat and what eats us, this results in our health. What we eat, the type of food we eat, what you eat, how much you eat, when we eat is very important. Of course, plant-based diet. The world accepts it now for the health of the individual, health of the planet Earth,
the whole world turns vegetarian, plant-based diet, global warming will come down, we can save the planet Earth. Otherwise, you can't save the planet Earth. Nothing will be left for our grandchildren. Science also accepts it now. It's not only the spiritual. And then, of course, what eats us is the worries, tension. A great spiritual master says 60% of the doctors in the Western world are suffering from depression. Imagine what type of treatment they can give. So the solution is ultimately what is given by our ancestors, rishis, munis and all that, out of millions of experience and all that. So let us follow. I always tell wherever I go, I talk about health. First I say, unless you are healthy, you can achieve nothing in life. We can learn and we cannot learn anything. We can't achieve anything. If you want to contribute to your family or the nation or the world, health. That is in our hands actually. Gentlemen, I don't want to repeat what all they said. They are all wonderful. I wrote recently, sometime back actually, a letter to the Honorable Prime Minister. Integrated medicine, I said about all these things. Don't go only by the allopathy. We are not rejecting allopathy. But during the pandemic, you know what? I know of a lot of people getting 10 days recovery in Siddha, Ayurveda, herbal medicine, plus of course meditation. And also, IV ozone, it's a new concept also. The Prime Minister referred it to Niti Ayog. I was asked to meet Niti Ayog. I met Dr. Vinod Pal, member health, Niti Ayog, the cabinet minister rank. Then of course I met the health minister, Ayush minister. Dr. Vinod Pal asked me, sir, after a distinguished service in police, CRPF, CBI and all that, why are you after this? I said, doctor, there's nothing personal in this. I can't see people, hundreds of people, whole families just, going away. And even the wealthiest people could not get beds, you know very well. Once you go to the hospital, there was no oxygen, no medicines. And whether the person gets fully recovered or half recovered, our bodies come out 10 lakhs, 15 lakhs. And I said, these are the systems, our traditional systems, which is accessible, affordable to everybody. And that will be a great thing. And fortunately, the government have accepted that in principle. The draft policy of integrated medicine has been announced. That's a great thing. So we'll see very soon, in all hospitals, you will have all these departments. Now, Dr. Paul tells me all the new aims on the Institute of Medical Sciences Institute in all the states, there will be a department of integrated medicine. See, why the medical doctor, allopathic doctors, when they come, they are against the system is because they don't know. Now, the students, in the first year itself, they know there are other systems of healing also. And the whole world is looking at our systems and all that, Ayurveda, herbal medicine and all these things. I was saying some friend of mine has gone all the way, autoimmune disease, to go to a German doctor, a good friend has gone for treatment. But Dr. Chandra, and of course you also say that meditation alone can heal autoimmune disease. I don't know. I said I asked for a paper to be sent to him. I will ask him, along with the treatment, you do also meditation also. So like that, gentlemen, it's a fascinating subject. I'm happy. I came all the way. Everything was good, but this panel discussion is the most beneficial. Enjoyed it, learned a lot. Thank you, doctor. Namaskar.